तो आज हम लोग फिर से रविवार को 11 बजे लाइव आप लोगों के सामने एक नए विषय के साथ नए तरीके से चर्चा करने के लिए उपस्थित है। आज का विषय हम लोगों का है कि आदर्श राज्य क्या होता है। वर्तमान परिस्थितियों में हम आदर्श राज्य के आधार पर कितने सफल हैं, कितने असफल हैं और आगे क्या होना चाहिए। इस चर्चा में हम राज्य से क्या अपेक्षा करते हैं, क्यों हमने राज्य बनाया, उसमें से हम केवल 2 विषयों पर ही मूल माने चर्चा करेंगे, बहुत लंबा चौड़ा नहीं करेंगे। और राज्य को क्या नहीं करना चाहिए उसमें से भी हम सैकड़ों में से केवल एक विषय लेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा विषय है और हमको तो फिर आधे पौन घंटे में अपनी बात समाप्त करनी है, तो इसलिए हम बहुत संक्षेप पे चलेंगे। और पिछले 7 दिनों से हम लोग इस पर फेसबुक पे चर्चा भी लगातार कर रहे हैं। इससे भी आपको कुछ जानकारी हुई होगी कि हम लोग किस प्रकार की चर्चा करने वाले हैं। तो राज्य जो होता है, राज्य हमारा मैनेजर होता है, मालिक तो होता नहीं है और आमतौर पर संरक्षक भी नहीं होता है आदर्श स्थिति में। यद्यपि वर्तमान समय में राज्य संरक्षक बना हुआ है, लेकिन आदर्श राज्य कभी संरक्षक नहीं होता है। वो होता है तो मैनेजर होता है, प्रबंधक होता है, जो भी होता है। तो अब राज्य से हम आदर्श राज्य से क्या कल्पना करते हैं, ये महत्वपूर्ण विषय है। तो हम जो देखिए 3 स्थितियां हमेशा घातक होती हैं। एक, समाज की शक्ति कम होकर के राज्य के पास इकट्ठी होती चली जाए, यह स्थिति घातक होती है। दूसरा, अर्थ गरीबों के हाथ से निकलकर अमीरों के पास जाता रहे, ये आर्थिक असमानता जब बढ़ती चली जाए, ये स्थिति, यह केंद्रीकरण भी घातक होता है। और तीसरा, श्रम, ये श्रम जीवियों के हाथ से रोजगार निकलकर और बुद्धिजीवियों के पास जाना शुरू हो जाए, ये घातक होता है। तो मैंने 3 बातें आपको बताई। सत्ता का समाज से निकलकर राज्य की तरफ बढ़ना, अर्थ का गरीबों के हाथ से निकलकर अमीरों के हाथ की ओर बढ़ना, और रोजगार श्रमजीवियों के हाथ से निकलकर बुद्धिजीवियों की ओर बढ़ना, ये तीनों केंद्रीयकरण घातक होता है। अब हम लोग इन तीनों पर एक एक मुद्दे पर वर्तमान समय में विचार करें, एक एक क्या हो रहा है। तो सत्ता जो है वो लगातार 70 वर्ष बीत गए भारत में, लगातार समाज के हाथ से निकलकर और राज्य के हाथ में केंद्रित होती जा रही है। सब कुछ राज्य के हाथ में है, संविधान भी राज्य के हाथ में है। भारत में तो एक प्रकार से हम लोग गुलाम हो गए हैं पूरी तरह। कहीं कोई माने नाम मात्र की सत्ता कस्टोडियन है हमारी, उसको हम लोग कस्टोडियन का रूप देते हैं, नाम मात्र का, नहीं तो वास्तव में नाम मात्र की भी कस्टोडियन नहीं है। सारी सत्ता राज्य के हाथ में केंद्रित हो गई है। पहले कुछ परिवार के हाथ में केंद्रित थी और अब धीरे धीरे किसी व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होती जा रही है, लेकिन सत्ता तो केंद्रित होती ही जा रही है। क्या अधिकार है हमारे पास? ऐसा कौन सा अधिकार हमारे पास, एक भी अधिकार बता दीजिए
जो हमारा अधिकार, राज्य उसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लोग कहते हैं हमको वोट देने का अधिकार है। अरे भाई, वोट देने का अधिकार राज्य जब चाहे आपका वापस ले सकता है। ये तो राज्य पर निर्भर है। और हुआ ही था सन 75 में हमारा 5 साल का चुनाव 6 साल कर दिया गया था। 20 साल कर देती इंदिरा गांधी, क्या कर लेते हम लोग, नहीं होगा चुनाव। तो ये मतदान जो है ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। इसका मतलब है कि राज्य के द्वारा दिया जा रहा है। और फिर जब मौलिक अधिकार ही सब राज्य संशोधित कर देता है, संपत्ति का अधिकार संशोधित कर दिया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जब चाहे तब सीमा बना देंगे, तो इसका मतलब ये है कि हम उनकी दया पर जिंदा हैं। ये एक मोटी बात हो गई। तो सारी सत्ता समाज के हाथ से निकलकर, राज्य तो समाज को सर्वोच्च नहीं मानता है। राज्य तो मानता ये है कि समाज राज्य के मुताबिक चलने के लिए बाध्य है। समाज कोई स्वतंत्र इकाई नहीं है राज्य की नजर में। तो एक प्रकार से राज्य के पास सारी शक्ति केंद्रित हो गई है। अगर अर्थ के मामले में हम लोग विचार करें तो धीरे धीरे लगातार धन संपत्ति गरीबों के हाथ से निकल रही, पूंजीपतियों के हाथ में इकट्ठी हो रही है। हम लोगों ने एक सर्वे किया तो यह पाया कि अगर भारत में 33%, हम मान लें गरीब, 33% मीडियम क्लास, 33% अपर क्लास, इस तरह से अगर हम विभाजित करें तो 33% जो गरीब, जिसको हम कहते हैं लोअर क्लास कहते हैं, नीचे वाला तबका, इनके जीवन स्तर में 70 वर्षों में करीब 2 से 2.5 गुने तक सुधार हुआ है कुल मिलाकर। मीडियम क्लास के जीवन स्तर में 7-8 गुना सुधार हुआ है। अपर क्लास के जीवन स्तर में 50-60 गुना सुधार हुआ है। ये तो आर्थिक विषमता तो लगातार बढ़ती जा रही है। इसका मतलब यह है कि धन संपत्ति, अगर भारत की कुल विकास दर हम 6-7 मान ले औसत, तो 6-7 विकास दर का नीचे वाले तबके को 1% लाभ मिल रहा है, और जो ऊपर पूंजीपति तबका है उसको 14% मिल रहा है। तो धन जो है वो लगातार ऊपर इकट्ठा होता जा रहा है, नीचे से निकल रहा है और ऊपर इकट्ठा हो रहा है। क्यों हो रहा है ये अलग विषय है, हम उस विषय पर चर्चा नहीं कर रहे हैं कि सत्ता क्यों इकट्ठी हो रही है, धन क्यों इकट्ठा हो रहा है, ये हमारा आज का विषय नहीं है। हो रहा है, यह आज का विषय है कि हो रहा है ऐसा, और 70 वर्षों से लगातार हो रहा है। और तीसरी बात कि श्रम, सारा रोजगार श्रम से निकलकर बुद्धिजीवियों की तरफ जा रहा है। श्रम का मूल्य भारत में वर्तमान समय में भारत सरकार 202 रुपया उन्होंने न्यूनतम श्रम मूल्य तय किया है, 202 रुपया। और 202 रुपये में भी रोजगार गारंटी नहीं दे पा रही है भारत सरकार कि हम सबको रोजगार देंगे ही, अर्थात दिन भर काम करने के बाद भी आपको 202 रुपये तक मिलेगा, ये गारंटी नहीं है। तो आज श्रम का मूल्य, न्यूनतम श्रम मूल्य 202 रुपये से भी नीचे है। अभी भारत सरकार का कोई आंकड़ा है कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति 40 रुपये से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या भी 15 करोड़ है भारत में। 40 रुपये से कम, हम वो गारंटी नहीं दे पा रहे हैं इनको कि तुमको 40 रुपये से ऊपर तो हम गारंटी देते हैं कि तुमको मिलेगा ही,
ये सरकार का आंकड़ा है। अभी तक तो 30 रुपया था। पिछले मनमोहन सिंह के कार्यकाल के पहले अटल जी जब थे ये शायद 12 रुपये था। परिवार का या व्यक्ति का, एक व्यक्ति का 40 रुपया अभी है। इसका मतलब यह है कि 40 रुपये से कम में भी भारत में लोग जीवन यापन कर रहे हैं, 15 करोड़ लोग। दूसरी तरफ बुद्धिजीवियों के पास शिक्षित बेरोजगारी, उनको पढ़ाने लिखाने पर भी खर्चा करो, फिर उनको रोजगार दो। तो देखिए, एक बात आपको बता दें कि भारत की जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था है, ये अर्थव्यवस्था पर पूंजीपतियों, बुद्धिजीवियों, शहरी लोगों और अपराधियों का एकाधिकार है पूरी तरह से। और इन चार ने इनको किसको निकाल दिया? श्रमजीवियों को निकाल दिया। गरीबों, ग्रामीणों, श्रमजीवियों, उत्पादकों, ये चार किनारे हो गए एकदम। उपभोक्ता हावी हो गए भारत की अर्थव्यवस्था पर। ये स्थिति बहुत खराब है कि श्रम बेकार घूमता रहे, श्रम का कोई सम्मान न हो, श्रम की कोई मांग न हो, बुद्धिजीवी से हावी हो जाए और सारा रोजगार। आज क्या है, किसी से पूछो कि शिक्षा क्यों प्राप्त कर रहे हो, तो वो शिक्षा योग्यता के लिए नहीं प्राप्त कर रहा है कि हमारी योग्यता बढ़ेगी, वो शिक्षा प्राप्त कर रहा है रोजगार के लिए। इसका मतलब है कि शिक्षा और रोजगार ये दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए। श्रम का उसमें कुछ नहीं है, महत्व ही नहीं है श्रम का। श्रमजीवी भले ही बेकार घूमता रहे तो बेकार घूमता रहे, लेकिन जो शिक्षा प्राप्त कर चुका है उसको तो रोजगार मिलना ही चाहिए। ऐसा कैसे होगा कि वो बेचारा MA BA पास कर लिया है तो इतना वो IAS हो गया है, IAS सड़क पर कैसे घूमेगा, IAS कम में गुजारा कैसे करेगा? इस प्रकार से लगातार केंद्रीयकरण होता जा रहा है। 3 का केंद्रीयकरण हो रहा है। एक, अधिकार समाज के हाथ से निकलकर राज्य के पास जा रहे हैं। संपत्ति, धन संपत्ति गरीबों के हाथ से निकल रही है, पूंजीपतियों की ओर जा रही है। और रोजगार श्रम के हाथ से निकलकर बुद्धिजीवियों के पास जा रहे हैं। ये एक समस्या हुई। दूसरी एक मौलिक समस्या और है भारत की, और वह समस्या ये है कि राज्य का दायित्व है सुरक्षा और न्याय। और सुरक्षा और न्याय के मामले में हमारी क्या स्थिति है इस संबंध में? तो अगर हम असुरक्षित हैं तो राज्य का दायित्व तो राज्य को हमने बनाया किस लिए? मैनेजर किस लिए नियुक्त हुआ? मान लीजिए कि हमने एक पहरेदार नियुक्त कर दिया कि तुम ट्रेजरी गार्ड हो, तुम ट्रेजरी की रक्षा करो। वो ट्रेजरी की रक्षा नहीं कर रहा है, ट्रेजरी तो लूट गई। क्या कर रहे थे? आग बुझाने चला गया था। क्या कर रहे थे? तो वहां चला गया था, उस आदमी की मदद करने चला गया था। वो आदमी डूब रहा था नदी में, मैं वहां बचाने चला गया था। ट्रेजरी हमारी लूट गई। उस आदमी से पूछ रहे हैं जो वहां जो बैठा हुआ था, आग बुझाने के लिए जिसको जिम्मा दिया गया था, उससे पूछ रहे हैं कि तू क्या कर रहा था? तो कहा कि हमको पता चला था कि ट्रेजरी के पास कुछ हमला होने वाला है, तो हम ट्रेजरी की सुरक्षा करने चले गए थे। तो वो आ गया, ट्रेजरी की सुरक्षा करने चला, आग चलाया और ट्रेजरी गार्ड आग बुझाने चला गया। न ट्रेजरी की सुरक्षा हो सकी, न आग सुरक्षित हो सकी। तो हमने राज्य को बनाया था कि जो कानून का पालन करने वाले लोग हैं वे आराम से एकदम, उनको कोई चिंता न रहे किसी तरह की। और जो कानून तोड़ने वाले लोग हैं, अपराधी तत्व हैं,
उन लोगों पर सबका नियंत्रण रहे। आपको एक बात हम बता दें, दुनिया जब से बनी है तब से दो प्रवृत्ति के लोग रहे हैं। उसको कहते थे देवासुर संग्राम, सोशल एंटी सोशल। पहले उसको कहते थे हम देवता और असुर, देवता और राक्षस। बाद में ये हो गया मनुष्य और राक्षस। पहले था देवासुर, देव और असुर, बाद में हो गया मनुष्य और राक्षस। अब हो गया सोशल और एंटी सोशल, सामाजिक और समाज विरोधी। शब्द बदल गए, अर्थ तो वही के वही है। तो राज्य का दायित्व क्या है? प्राचीन समय से लेकर सृष्टि के प्रारंभ से आज तक राज्य का दायित्व, जो प्रमुख दायित्व है, वो दायित्व ये है, देवासुर संग्राम में देव लोग आश्वस्त रहे और असुर लोग नियंत्रित रहे। ये राज्य का दायित्व है। लेकिन अगर वर्तमान स्थिति की हम तुलना करें तो वर्तमान स्थिति में देव लोग असुरक्षित हैं और असुर लोग सुरक्षित है। पूरा जितना अपराधी तत्व है वो पूरी तरह निडर है। उसको कोर्ट से डर नहीं है, उसको समाज से डर नहीं है, उसको कानून से और राज्य से डर नहीं है। और जितने शरीफ लोग हैं, कानून का जो पालन करते हैं, वो पुलिस वाले को भी देख करके डरते हैं। अभी आप लोग जैसे अब देख लीजिए, कोरोना में जितने देव हैं, माने जितने भी शरीफ लोग हैं, वे बेचारे 3 महीने से अपने घरों में दुबके हुए हैं। और जो कानून तोड़ने वाले लोग हैं, उन पर कोई नियंत्रण नहीं है। उनकी तो हर तरह से देखभाल हो रही है। कानून तोड़ने वालों को कोई रोक नहीं रहा है सड़क पर, और जो कानून का पालन करने वाले हैं, वो तुम क्यों घूम रहे थे सड़क पर, ये ऐसा है वैसा है, सब तरह की बातें हैं। खैर, तो वर्तमान समय में जो कानून तोड़ने वाले लोग हैं, उन पर राज्य नियंत्रण नहीं कर पा रहा है। वर्तमान स्थिति तो इस प्रकार की हम देख रहे हैं कि शहर शहर में, गांव गांव में आप देख लीजिए, गांव गांव शहर शहर में, जो शहर में सबसे बड़ा नामी गुंडा होगा, उसके खिलाफ पूरे शहर में कोई भी व्यक्ति गवाही नहीं दे पाएगा, रिपोर्ट ही नहीं करेगा, इतना डर है। तो नामी गुंडे से हम अपने शहर में, अपने गांव में गवाही न दे सके, उसके खिलाफ रिपोर्ट न कर सके, और चीन के खिलाफ सड़क पर उतर करके उछल उछल करके नारा लगावे, तेज जला दो, चीन को मार दो, एटम बम मार दो, पाकिस्तान पर आक्रमण कर दो। जो लोग सड़क पर 5-5 फुट ऊंचा माने उछलते हैं, अभी पाकिस्तान और चीन के राष्ट्रपति का पुतला जलाने के लिए जनमत जागृत कर रहे हैं। अरे भैया, तू चीन और पाकिस्तान के बारे में जितना जनमत जागृत कर रहा है, उतना अपने गांव और अपने शहर के बारे में क्यों नहीं जागृत कर लेता है? पेशाब उतर जाएगा वहां पर किसी गुंडे के खिलाफ बोलने में, और चीन के राष्ट्रपति के खिलाफ बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आज समाज में गुंडे ताकतवर हो गए हैं वर्तमान समय में, बल्कि पहले नहीं थे इतना। ये 70 वर्ष में अंग्रेजों के काल में अपराधी या गुंडा तत्व इतना ताकतवर नहीं था जितना आज हुआ है। तो 70 वर्षों में लगातार अपराधी तत्व शक्तिशाली होते जा रहे हैं, और शरीफ लोग बेचारे परेशान हैं। 100 तरह का कानून बना दिया गया, 1000 तरह का कानून बना दिया गया। अब आप जरा कल्पना करिए, सारे जो धूर्त और अपराधी और गुंडा तत्व है, वो कुछ आदिवासी कानून का सहारा लेता है, कुछ महिला कानून का सहारा ले लेते हैं। सब धूर्त लोग शक्तिशाली होते जा रहे हैं पूरे समाज में।
विभिन्न प्रकार के कानूनों का सहारा लेकर। आपको एक बात बता दें कि जब भी किसी को विशेष अधिकार मिलता है तो उस विशेष अधिकार का धूर्त लोग लाभ उठाते हैं और दूसरे वर्ग के शरीफ लोग शोषित होते हैं, उनका शोषण होता है हमेशा। तो सारे धूर्त अभी शक्तिशाली हो गए। सारे आदिवासियों में जो भी धूर्त होगा, हरिजनों में जो धूर्त होंगे, महिलाएं जो धूर्त होंगी, सब की सब हावी हो गई है और धूर्त हो गए सब। और ये लोग हावी हो गए, ब्लैकमेल करने लग गए। किसका? धूर्त महिलाएं शरीफ पुरुषों को ब्लैकमेल कर रही हैं। धूर्त आदिवासी और हरिजन सवर्ण शरीफों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। निरंतर ये धंधा चल रहा है। इस तरह से समाज में जिनके ऊपर नियंत्रण होना चाहिए था, असुरों पर, राक्षसी प्रवृत्ति वालों पर, अपराधी तत्वों पर, वो निर्दंत हैं। अब कोर्ट कहता है हम क्या करें, हमको गवाह नहीं मिल रहा है। अरे तो तुम जब दंड दोगे तभी ना हमारा मनोबल ऊंचा होगा। तो कोर्ट दंड देगा नहीं, पुलिस वाला उसको गोली मार नहीं सकता है। अगर पुलिस वाले ने गोली मार दिया तो ये हमारे जो जज लोग हैं ना, वो बाप रे बाप, पुलिस वाले ने कानून तोड़ दिया, गोली मार दी। अरे भाई, न्यायालय के न्यायाधीश जो अगर वो गुंडा 10 बार अपराध करके, मर्डर करके तुम्हारे न्यायालय से निर्दोष छूट जा रहा है, और अगर किसी पुलिस वाले ने अवैध तरीके से गोली मार दिया तो हम किसकी प्रशंसा करें? आज समाज की ये स्थिति आ गई है कि पुलिस वाला अगर किसी अपराधी को, गुंडे को पकड़ करके और गोली मार दे तो जनता प्रशंसा कर रही है और कोर्ट आलोचना कर रहा है। जबकि कोर्ट को ये समीक्षा में आपको एक बात और बता दूं, ये न्यायालय पर चर्चा हो रही है कि अगर कोई अपराधी अगर न्यायालय से निर्दोष छूट जाता है तो यह भी गलत है। ये न्याय सिद्धांत समझे ये लोग। ले आए पश्चिम से कहीं का, किसी किताब में पढ़ लिए 100 अपराधी निरपराध, कोई सजा ना पावे, 100 अपराधी भले ही छूट जाए। छोड़ो ये सब बिना मतलब का नकल करके। हमको तो ये बनाना चाहिए यहाँ पर कि न कोई अपराधी छूटेगा, न कोई निरपराध दंडित होगा। बदल दीजिए न्याय सिद्धांत, तो सारे गुंडे भले ही छूट जाएं। आज नक्सलवादियों के खिलाफ कोई गवाही देने को तैयार नहीं है। कौन जान देने जाएगा? क्योंकि अगर जान देकर हम किसी नक्सलवादी को पकड़वा भी देंगे तो जो पकड़ा जाएगा उसके पक्ष में वकील खड़ा होगा ही, गवाह गवाही देगा ही नहीं। न्यायालय से जज उसको निर्दोष छोड़ेगा ही, जानते बूझते भी कि हाँ ये अपराधी है। तो वह सच्ची बात ये हो गई है कि सिस्टम दोषी हो गया है। वर्तमान समय में सिस्टम गलत है। ये 70 वर्षों का स्वतंत्रता के बाद जो सिस्टम चला आ रहा है वो आज तक चल रहा है। ये सिस्टम दोषी है, व्यक्ति दोषी नहीं है। व्यक्ति हम क्या कर रहे हैं, हम सत्ता बदल रहे हैं। सिस्टम तो हम बदल नहीं सकते हैं क्योंकि संविधान तो हमारा गुलाम है। तो संविधान तो सिस्टम का कैद है, हम सिस्टम बदल नहीं सकते हैं। व्यक्ति बदलते हैं, व्यक्ति से सिस्टम बदल नहीं रहा है। ये बड़ी बात है। तो मुख्य बात यह है चर्चा की कि आज शरीफ लोग डरे हुए हैं गुंडों से, और गुंडे सरकार से भी नहीं डर रहे हैं, न्यायालय से भी नहीं डर रहे हैं। अपराधी तत्व, आतंकवादी पूरे देश में बढ़ते जा रहे हैं, आतंकवादी। अब बेचारे जो साधारण लोग हैं वो डर रहे हैं पूरे समाज में। ये तीसरी स्थिति भी घातक है। ये मैंने आपको बताया कि राज्य का जो दायित्व था वो दायित्व तो राज्य भूल गया। हम राज्य से कुछ अपेक्षाएं करते हैं। मौलिक जो दायित्व होता है वो हमारी मौलिक आवश्यकता है।
और बाकी सब राज्य का कर्तव्य होता है, करे मत करे कोई हर्जा नहीं है, मत करे वो। लेकिन ये हमारी मौलिक आवश्यकता है कि हमको सुरक्षा और न्याय चाहिए। ये दो काम राज्य का, एक कि शक्ति का समाज के हाथ से निकलकर राज्य की ओर बढ़ना, अर्थ का या पैसे का या संपत्ति का गरीबों के हाथ से निकलकर अमीरों के हाथ की ओर जाना, और रोजगार का श्रमजीवियों के हाथ से बुद्धिजीवियों के हाथ में इकट्ठा होना, ये एक काम जिसमें राज्य पूरी तरह असफल है। और यह राज्य का दायित्व माना जाता है कि उसको इस पर कुछ न कुछ करना चाहिए। और दूसरा, सुरक्षा और न्याय, राज्य पूरी तरह असफल है। यह राज्य का दायित्व है सुरक्षा और न्याय, लेकिन राज्य पूरी तरह असफल है। राज्य क्या रोक रहा है? शराब रोक रहा है, तंबाकू रोक रहा है, दहेज रोक रहा है, पता नहीं क्या क्या राज्य नाटक कर रहा है, 50 तरह के नाटक कर रहा है सुरक्षा और न्याय छोड़ करके। तो राज्य अपने दायित्व नहीं कर रहा, पूरे कर रहा है। लेकिन साथ में एक बात मैं और बताया था आपको कि राज्य को जो कभी नहीं करना चाहिए वो काम राज्य कर रहा है 70 वर्षों से। और वो कौन सा कार्य है? सिर्फ एक कार्य आपको बताऊंगा मैं, और वो ये है कि राज्य को कभी भी सामाजिक एकता में तोड़फोड़ नहीं करनी चाहिए, आदर्श राज्य को। और वर्तमान समय में हो रहा है। राज्य क्या कर रहा है? राज्य हमेशा इस बात का प्रयास कर रहा है कि समाज कभी एकजुट न हो जाए। अगर समाज कहीं एकजुट हो गया तो राज्य को मालिक के जगह मैनेजर बना देगा समाज इकट्ठा होकर के। तो राज्य हमेशा डर रहा है समाज से कि समाज आपस में लड़ता भिड़ता रहे और राज्य उस लड़ाई का लाभ उठा करके फूट डालो और राज्य करो। ये नीति हमको अंग्रेजों ने दी और आज तक हम लोग आंख बंद करके उसका फॉलो कर रहे हैं। समाज में वर्ग विद्वेष फैलाना और वर्ग संघर्ष, तो इसको एक तो हमको अंग्रेजों ने सिखाया, फूट डालो और राज्य करो। और सारी ट्रेनिंग हमको दी साम्यवादियों ने इसके लिए, क्योंकि साम्यवाद का सबसे पहला सिद्धांत होता है वर्ग संघर्ष। पश्चिम घोषित नहीं करता है वर्ग संघर्ष को, लेकिन साम्यवाद तो उसको सिद्धांत मानता है। एक ही सिद्धांत है साम्यवाद का, वर्ग संघर्ष, स्ट्रगल, सोशल स्ट्रगल। समाज के अंदर वर्ग संघर्ष बढ़ा। आंख बंद करके हमारी राज्य व्यवस्था 70 वर्षों से वर्ग संघर्ष को बढ़ा रही है, उसका सहारा ले रही है, समाज को तोड़ फोड़ रही है। अब सारे इसको 8 आधार पर किया जाता है: धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्रीयता, उम्र, लिंग, गरीब अमीर, किसान मजदूर, शहर गांव, इस प्रकार से वर्ग संघर्ष बढ़ाया जाता है। ये अलग विषय है, उस पर हम लोग अलग से चर्चा कर लेंगे। लेकिन आदर्श राज्य को कभी भी वर्ग संघर्ष का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आदर्श राज्य में वर्ग 2 ही हो सकते हैं: देवासुर, देवता और असुर, अर्थात मनुष्य और राक्षस, अर्थात सोशल और एंटी सोशल, सामाजिक और समाज विरोधी। वर्ग 2 ही हो सकते हैं। सारे जितने गुंडे हैं, जितने अपराधी हैं, सब या तो गरीब लोगों का एक संगठन बन गया, गरीब बचाओ। सारे गुंडे जो गरीब होंगे वो गरीबों के साथ इकट्ठे हो जाएंगे, उनकी अपने अपराधी और निरपराध की खत्म हो गई, सारे गुंडे इकट्ठा हो गए। अगर कोई हिंदू अपराधी होगा, डकैत होगा, अपराधी होगा, तो टीका लगा लेगा और टीका लगा करके और हनुमान जी का झंडा लेकर के खूब उछलेगा,
2-4 मुसलमानों को मार भी देगा, बड़ा भारी हो गया। और कोई मुसलमान अगर आतंकवादी होगा तो वो भी अपना कुरान ही को सब कुछ समझेगा। मोहम्मद साहब को कोई गाली दे दिया तो वो खाली माने उपद्रव करेगा, माने आतंकवाद पैदा करेगा। इस तरह से वर्ग संघर्ष बढ़ाया जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, बीच में 1-8 मिनट का व्यवधान हो गया था, तो वर्ग संघर्ष बढ़ाया जा रहा है और यह बात जानबूझकर की जा रही है, गलती से नहीं हो रही है। क्योंकि राज्य ये चाहता है कि उसको अपने दायित्व न पूरे करने पड़े, सुरक्षा और न्याय न देना पड़े और समाज वर्गों में विभाजित हो जाए, टूट फूट हो जाए समाज के अंदर, समाज कभी एकजुट न हो। सारे जितने भी राज्य के एजेंट हैं सब राज्य से यही अपेक्षा करते हैं। सब जितने मिलेंगे राज्य उनको पैसा देता है और ये लोग राज्य की मदद करते हैं। महिला और पुरुष के बीच में लड़ा दो तो गरीब अमीर को लड़ा दो, वर्ग विद्वेष बना दो, कोई कहता है गरीबी रेखा बना दो, कोई कहता है अमीरी रेखा बना दो। ये सब पेशेवर लोग यही करते रहते हैं, गरीब और अमीर को लड़ा दो, कोई अमीरी रेखा, कोई गरीबी रेखा, कोई महिला सशक्तिकरण, कोई पुरुष सशक्तिकरण। समाज में वर्ग विद्वेष बढ़ाया जा रहा है और ये जानबूझकर बढ़ाया जा रहा है। तो मैंने आपको जो 3 बातें बताई कि राज्य का जो दायित्व है, जो आदर्श राज्य को करना चाहिए, वह काम भारत में अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है। और राज्य को जो नहीं करना चाहिए वह राज्य लगातार कर रहा है, 70 वर्षों से कर रहा है। अब मोदी जी आए, मान लीजिए मोदी जी से हम लोग अपेक्षा कर रहे थे कि मोदी जी कुछ धीरे धीरे आदर्श राज्य की ओर बढ़ेंगे। हम लोगों ने मोदी जी को सारी शक्तियां दी। एक प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के आने के पहले से हम लोग जानते थे, हम लोग तो जानते थे, मैं तो जानता था कि मोदी जी समस्याओं का समाधान करेंगे 1, और मोदी जी तानाशाह होंगे 2। ये 2 बातें मैं जानता था और दोनों हम लोगों ने सोच समझ करके, भारत की जनता ने 70 वर्षों के बाद, एक परिवार की तानाशाही झेलने के बाद, गुलामी झेलने के बाद व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम लोग मोदी जी को लाए। लेकिन 6-7 वर्ष बीत गए, कोई व्यवस्था में बदलाव नहीं दिख रहा है किसी भी प्रकार का। कोई अंतर आपको ये नहीं दिखेगा किसी भी तरह का। 3 का केंद्रीकरण लगातार हो ही रहा है। सत्ता के पास शक्ति इकट्ठी हो रही है, समाज से निकलकर धन पूंजीपतियों के पास इकट्ठा हो रहा है। श्रम की जगह बुद्धिजीवियों के पास रोजगार जा रहा है। गुंडा तत्वों पर अभी तक नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। थोड़ा सा यूपी में जरूर योगी आदित्यनाथ कुछ दबाए हैं, लेकिन और जगहों पर तो करीब करीब अभी तक नक्सलवाद उसी तरह है, आतंकवाद उसी तरह है। ये सारी स्थितियां अभी उसी तरह है। अभी तक भी शरीफों का मनोबल ऊंचा नहीं हुआ है और जो काम नहीं करना चाहिए था वो मोदी जी लगातार किए जा रहे हैं। वही आदिवासियों का आरक्षण, वही महिला सशक्तिकरण, सब उसी तरह से चल रहा है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर आरक्षण 25 तरह का, सारे धूर्त लोग लगातार शक्तिशाली हो रहे हैं। जरूर मैंने इस पर खूब विचार किया, क्या मोदी जी की नीयत ठीक नहीं है या परिस्थितियां ऐसी हैं। तो दोनों पर विचार करके हम लोग ये माने इस निष्कर्ष तक पहुंचे कि पहली बात तो यह है कि मोदी जी को
आदर्श राज्य की अभी तक कल्पना नहीं बनी है कि आदर्श राज्य क्या है। ये दिमाग में जब उनके आएगा तब हम लोग एक उम्मीद करेंगे। तो एक आदर्श राज्य की कल्पना अभी तक बनी नहीं है उनके दिमाग में। वो महिला सशक्तिकरण को ही आदर्श राज्य समझ रहे हैं। वो भीमराव अंबेडकर को माला पहनाना ही आदर्श राज्य समझ रहे हैं। तो ये एक तो भ्रम ये है। अब दूसरी बात ये है कि कुछ परिस्थितियां भी हैं, क्योंकि जब तक भारत में संगठित मुसलमान और विपक्ष ये गठजोड़ कमजोर नहीं होगा, अर्थात अभी भी परिवारवाद का संकट बना हुआ है। आज भी भारत में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो 70 वर्षों से जो राजनीतिक व्यवस्था चली आ रही थी उसी का सपना देख रहे हैं। अभी भी आज भी भारत का अधिकांश मुसलमान सांप्रदायिक आधार पर इकट्ठा होकर के पिछली व्यवस्था को लाने का सपना देख रहा है, एकजुट होकर के मोदी जी का विरोध कर रहा है। ये भी एक परिस्थितियां भी इस तरह की है कि हो सकता है मोदी जी डर रहे हो कि अगर हम जरा भी छेड़छाड़ कर देंगे तो ये जो समूह बना हुआ है आदिवासी, महिला, हरिजन, फलाना ठिकाना, ये सब भी कई माने जिस तरह मुसलमान लोग हैं उसी तरह एकजुट होकर के हम ही को न खत्म कर दें या कमजोर कर दें। क्योंकि जो पिछली राजनीतिक व्यवस्था थी उस व्यवस्था ने अभी हथियार नहीं डाले हैं। आज भी वो अभी भी लड़ने के लिए तैयार है। तो एक बात ये भी एक बहुत महत्व की बात है। हो सकता है कि मोदी जी समझते हो और परिस्थितियों के अनुसार कुछ कर ऐसा कर रहे हो। इन स्थितियों में हमारा ये कर्तव्य बनता है दो प्रकार का। एक, हम किसी भी स्थिति में पुरानी व्यवस्था को नहीं आने देंगे जो 70 वर्षों से चली आ रही थी। एक बात, हम मोदी जी को इस बात के लिए कन्विंस करेंगे कि आदर्श राज्य व्यवस्था क्या होती है, और अगर कोई इससे भी अच्छी कोई व्यवस्था आने की हमको संभावना दिखेगी तो हम मोदी जी को किनारे कर देंगे, उस व्यवस्था को हम आगे लाने का प्रयास करेंगे। हम कोई मोदी जी से बिके हुए नहीं है। वर्तमान स्थिति में या तो मोदी जी बदलाव करें धीरे धीरे, और अगर बदलाव नहीं करते हैं तो हम किसी नई व्यवस्था की कल्पना करें कि इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, उस प्रकार के लोगों का समर्थन करें। हम पिछली व्यवस्था के तरफ तो देखे ही नहीं, आंख बंद कर दे एकदम, और वर्तमान व्यवस्था से भी आंख मूंद कर न चिपक जाए, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ है अभी तक, सत्ता बदली है केवल। हमको व्यवस्था परिवर्तन चाहिए, हमको आदर्श राज्य चाहिए, हमको अमेरिका की और चीन की नकल नहीं चाहिए भारत में। तो हमको चाहिए आदर्श राज्य, और आदर्श राज्य के विषय में यदि कोई नई स्थिति पैदा होती है, कोई ऐसी कोई योजना बनती है, कुछ लोग आगे आते हैं, तो हम लोग मोदी जी की जगह उनको आगे लाएंगे। ये मेरा आपको एक संदेश है इस प्रकार का कि हम सत्ता परिवर्तन नहीं, हम व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं, हम आदर्श राज्य की ओर बढ़ना चाहते हैं, और जो पिछली जो राजनीतिक व्यवस्था है वही व्यवस्था अभी तक उसी तरह चल रही है, उस व्यवस्था में अभी कोई बदलाव नहीं आया है। इसलिए हमें एक नई व्यवस्था के विषय में जनमत जागरण करना चाहिए। ये मेरा संदेश है आप लोगों को। आप लोग जो भी प्रश्न करेंगे तो उन प्रश्नों के आधार पर हम लोग और कुछ आगे चर्चा बढ़ा सकते हैं।
अवरोध है। अब पूछिए आप अपनी बात। कहाँ कुछ लोग बोल तो रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे। एक प्रश्न है मुझे, आवाज आ रही है? हाँ, अब आपकी आवाज आ रही है, बताइए। प्रश्न ये है, आपने बताया है कि असफल राज्य की कुछ विशेषता बताई आपको। हाँ, तो ये आदर्श राज्य व्यवस्था, आज आदर्श राज्य की क्या आवश्यकता पड़ी है? जो इतनी असफलता है, इतनी परेशानियां आ रही है समाज में, तो समाज में इसमें समाज को क्या, इसमें क्या भूमिका है शुरू से? वर्तमान समय में तो आदर्श राज्य की शुरुआत ही नहीं हुई है। हम लोग भारत में क्या कर रहे हैं, या तो हम पश्चिम की आंख बंद करके नकल कर रहे हैं, अथवा हम लोग कम्युनिस्ट देशों की नकल कर रहे हैं। भारत में वास्तव में आदर्श राज्य जो है, वो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। आदर्श राज्य में वर्ण व्यवस्था होती है, लोकतंत्र नहीं होता है। भारत में लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र तो पश्चिम की अवधारणा है। आदर्श राज्य में 4 का संतुलन होता है, मार्गदर्शक, रक्षक, पालक और सेवक। और भारत में क्या है, रक्षक जो है, रक्षक माने पॉलिटिकल सिस्टम, वो हावी हो गया है, मालिक हो गया है, और हम लोग एक प्रकार से गुलाम हो गए हैं। तो इसलिए आदर्श राज्य की व्यवस्था तो अभी भारत में प्रारंभ ही नहीं हुई है। अब हमको इस दिशा में कुछ और आगे जन जागरण हम लोग कर रहे हैं कि आदर्श राज्य क्या होता है। और प्रश्न कोई बताइए। आदरणीय मुनि जी, आज आपने अभी एक बहुत अच्छी बात बताई है देवासुर संग्राम की। देवासुर संग्राम में जैसे आपने शब्दों का फेर बताया था, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, राज्य तो एक संपूर्ण विश्व की भौगोलिक सीमा है, तो जो आप आदर्श राज्य की कल्पना कर रहे हैं, तो वह एक राज्य से कैसे होगा जब तक पूरे विश्व का, यानी संपूर्ण दुनिया का मंथन नहीं होगा, समुद्र मंथन नहीं होगा, तो एक राज्य से कैसे कल्पना की जा सकती है? नहीं, ये बात आपसे मैं सहमत हूँ कि सारी दुनिया का एक सिस्टम, व्यवस्था परिवर्तन सारी दुनिया में होना चाहिए। ये बात बहुत अच्छी है। वर्तमान स्थिति में हम सारी दुनिया की व्यवस्था बदलने की स्थिति में नहीं है, तो अभी हम लोग भारत तक सीमित हैं। तो भारत तक सीमित है। अब मान लीजिए कि हम भारत की भी नहीं बदल पा रहे हैं वर्तमान समय में, तो हम लोग अपने गांव की बदल दें, अपने परिवार की बदल दें। जितना हम कर सकते हैं, हमारा उद्देश्य या कार्य करने का तरीका ये होना चाहिए कि हम अपने परिवार की तो बदल दें और देश की व्यवस्था बदलने का प्रयास करें, और दुनिया की व्यवस्था बदलने के बारे में सोचना शुरू करें। ये 3 अलग अलग होना चाहिए। विनोबा जी ने कहा था, एक्ट लोकली, थिंक ग्लोबली। सोचो, सारी दुनिया के बारे में सोचो, कार्य अपनी क्षमता के अनुसार लोकल करो। तो अभी हम लोग भारत के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आदर्श स्थिति तो तभी होगी जो आप कह रहे हैं, सारी दुनिया के बारे में। हम दुनिया के बारे में चर्चा करें, लेकिन भारत के बारे में कुछ सक्रिय हो, ये मोटी मोटी बात है। आज क्या है भारत में, आपको मैं बता दूं 1 मिनट में केवल। हर आदमी, अच्छा आदमी कहता है सरकार शराब रोके, सरकार तंबाकू रोके, सरकार महिला उत्पीड़न रोके। अरे भाई, अगर सरकार ही तंबाकू रोकेगी और शराब रोकेगी और महिला उत्पीड़न रोकेगी, तो डकैती कौन रोकेगा, आतंकवाद कौन रोकेगा? इन नासमझ लोगों को समझाने की जरूरत है कि शराब हम रोक लेंगे, जुआ हम रोक लेंगे,
सरकार को आतंकवाद रोकने दो। ये मोटी मोटी बात मैं कहना चाहता हूं। इसलिए हम लोग अभी अपनी चर्चा को भारत तक सीमित कर रहे हैं। और प्रश्न बताइए। जो नॉन सेंट्रलाइजेशन का जो आपका कंसेप्ट है, जिसमें हम लोग परिवार को सबसे पहली इकाई महत्वपूर्ण मानते हैं। हाँ। तो अगर परिवार व्यवस्था आ पाए तो ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो सकती है। हाँ। क्योंकि जो भी सबसे छोटी इकाई है उसको पावर मिलना शुरू। तो हुआ क्या है कि हम लोगों की जो परिवार व्यवस्था थी पहले, अब उसमें कब से विकृति आई पता नहीं है परिवार व्यवस्था में, लेकिन परिवार व्यवस्था में तानाशाही आ गई। लोकतंत्र रहा ही नहीं कहीं परिवार व्यवस्था में। अरे लोकतंत्र और तानाशाही में अंतर क्या होता है वो मैं बता दूं कि परिवार व्यवस्था के अंदर मुखिया सब लोग मिलकर के चुने। एक बात, मुखिया का निर्णय अंतिम होना चाहिए, मुखिया तानाशाह होना चाहिए एकदम, कहीं उसमें कोई लोकतंत्र नहीं। ये मानी ऐसा कैसे होगा? अभी हम भारत में देख रहे हैं, चीन और भारत की लड़ाई में एक आदमी खाली एक ही बात कर रहा है कि आपने ये बात क्यों नहीं बताई, ये बात बताइए, देश को बताइए, देश को बताइए, देश को बताइए। सब बात मुखिया देश को बतावे, हर बात एक एक मिनट की बात बताता रहे, तो लड़ाई कैसे होगी? लेकिन यहाँ तो एक आदमी के जिम्मे में एक ही काम है, केवल यही कहना कि देश को बताइए। अरे भाई, मुझे लगता है कि पुराने जमाने में देश मतलब एक परिवार हो गया था, तो एक परिवार बार बार पूछ रहा है देश को बताइए, माने मुझे बताइए। इस प्रकार नहीं, मुखिया जो होता है वो मुखिया तानाशाह होगा, ये मैं इससे सहमत हूं। लेकिन मुखिया के ऊपर परिवार होगा। पूरा परिवार अगर बैठ करके मुखिया को जो कहेगा मुखिया को मानना पड़ेगा। तो वर्तमान जो परिवार व्यवस्था है हमारी, परंपरागत परिवार व्यवस्था, उसमें मुखिया के ऊपर परिवार नहीं है। मुखिया तो तानाशाह हो गया और मुखिया किसी से दबने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि परिवार एक माने इकट्ठा होकर के निर्णय नहीं कर पा रहा है। इस सिस्टम को बदलने की जरूरत है। तो अगर मुखिया को दबाना है, हाँ, तो उसके लिए तो जन जागरण करना है। हाँ, तो फिर सारे परिवार के अंदर सिस्टम बदलना पड़ेगा। परिवार का मतलब परिवार का एक संविधान होना चाहिए और उस संविधान में लिखा हुआ रहना चाहिए कि मुखिया के ऊपर परिवार होगा। परिवार अगर बैठेगा, मान लीजिए मुखिया ने कोई गलत निर्देश दे दिया, किसी आदमी को गलत कर दिया, तो वो परिवार के पास अपील करने का उसको अधिकार होना चाहिए कि भाई मेरे साथ देखिए मुखिया ऐसे कर रहे हैं। तो तंत्र के ऊपर जो है वो समाज होगा। हाँ, तंत्र के ऊपर समाज होना चाहिए। लेकिन समाज में मार्गदर्शकों की तो इज्जत ही नहीं रही। अब तो कौन करेगा फिर ये? हाँ, तो यही तो दिक्कत है ना। इसीलिए मेरा ये कहना ये है कि हम लोग मार्गदर्शक की भूमिका में आवे। ये मार्गदर्शक, रक्षक, पालक, सेवक, इन चारों का अलग अलग अस्तित्व होना चाहिए। लेकिन ये बड़ी आदर्श कल्पना है। अभी तो तात्कालिक हमारे पास क्या है? तो तात्कालिक हमारे पास एक तो आदर्श कल्पना का प्रचार करें हम लोग, सारी दुनिया का करें, परिवार व्यवस्था मजबूत करें, सब करें। एक दूसरा कार्य हम ये कर सकते हैं तुरंत, कि उतना तो अभी नहीं हो पाएगा भाई, तो संविधान को अपने जेल खाने से मुक्त करावे। तंत्र ने भारत के संविधान को कैद कर लिया है, और जब तक तंत्र कैद है, तंत्र के हाथ में हमारा संविधान जब तक कैद है, तब तक हम गुलाम हैं, क्योंकि वो तो वहां कैद है बेचारा। जैसे तुमको एक उदाहरण बता दें कि जब रावण मरिए नहीं रहा था किसी भी तरह से, तो राम परेशान हुए, तो विभीषण ने बताया कि भाई रावण के नाभि में अमृत है, जब तक उस अमृत पर चोट नहीं होगी रावण मरेगा ही नहीं। तो उसी तरह से हमारा जो संविधान है, ये राजनेताओं के नाभि में अमृत है संविधान। कितना भी तो मारेंगे, वो संविधान उसकी रक्षा करेगा, क्योंकि तो ढाल बना हुआ है।
तो इसलिए उस संविधान को मुक्त कराना, ये दूसरी बात। मान लो हम संविधान मुक्त नहीं करा सकते हैं, ये भी एक बात है। अभी हम क्या करें, इसके लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि तो सब उन्हीं के हाथ में है। कम से कम हम इतनी तो मांग कर सकते हैं कि भाई तंबाकू हम रोकेंगे, जुआ हम रोकेंगे, शराब हम रोकेंगे, महिला उत्पीड़न हम रोकेंगे, सारा सामाजिक छुआछूत हम रोकेंगे, तुम्हारा काम नहीं है, तुम हमको केवल सुरक्षा और न्याय दो, इतना तो हम कर सकते हैं। ये मेरा मत है। और प्रश्न बताइए। प्रमोद जी करेंगे प्रश्न। हाँ, प्रमोद जी कुछ बताइए। देखो आवाज प्रमोद कर रहे हैं। और कोई प्रश्न है आप लोगों के पास? तुम्हारी प्रमोद की आवाज नहीं आ रही है। हमको प्रमोद जी की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। तब तक मैं प्रश्न कर लेता हूँ आपसे। हाँ बताइए, कोई और प्रश्न हो? मतलब आपकी एक कल्पना मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि आप समुद्र मंथन में जा रहे हैं कि जो कचरा है, तो भले कचरा पूरी दुनिया में फैला है, भी हम अपने परिवार में कचरे को मतलब ना आने दें। तो यहाँ से हम अपने आदर्श व्यवस्था को शुरुआत करते हैं। तो जो दुनिया का कचरा है, कम से कम हमारे घर के अंदर और परिवार के अंदर ही कचरा साफ कर लें, और धीरे धीरे ऐसे हम कचरे को साफ करके दुनिया की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, ये शायद आपकी। हाँ ये है, यहाँ से शुरुआत है, लेकिन साथ में यही हम परिवार तक ही सीमित नहीं रहेंगे। हम पूरे देश में प्रयत्न करेंगे, प्रयत्न देश में भी करेंगे, परिवार में तो पूरा लागू करेंगे, देश में प्रयत्न करेंगे, लेकिन दुनिया के बारे में भी सोचते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे। ये 3 अलग अलग दिशाएं हैं। जैसे मैं बताया था ना, एक्ट लोकली, थिंक ग्लोबली, हम तीनों को एक साथ करें। हाँ बताइए। और हाँ प्रमोद जी प्रश्न करिए। अच्छा, मेरा एक प्रश्न है। हाँ हाँ बताइए। आपने बताया कि 70 वर्षों तक कांग्रेस का शासन रहा, कांग्रेस का रहा शासन, और धीरे धीरे जनता की जो सारी सत्ता है वो राज्य में परिवर्तन हो गई। लेकिन ये पूछना है कि लोगों ने फिर तानाशाह को क्यों चुना, मोदी को क्यों चुना? क्या जरूरत पड़ी मोदी को चुनने की? कोई और अच्छा नेता नहीं मिला तो क्या? देखिए, एक बात मैं आपको ये बता दूं, एक सिद्धांत आपने शायद सुना नहीं होगा कि दुनिया में जब भी अव्यवस्था फैलती है, लोकतंत्र में हमेशा अव्यवस्था होती है। तो भारत में हम लोगों ने लोकतंत्र आयात कर लिया, वर्ण व्यवस्था को छोड़ दिया, लोकतंत्र आयात कर लिया। अब लोकतंत्र में अव्यवस्था होती है, हमेशा होगी ही। देखिए, मनमोहन सिंह भारत के 70 वर्षों में सबसे अधिक लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री हुए, क्योंकि मनमोहन सिंह के शासन में सबसे ज्यादा अव्यवस्था हुई और सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक हुए। और एक सिद्धांत है कि जब अव्यवस्था होती है तब तानाशाही आती है, उस अव्यवस्था को दूर करने के लिए। तो ये तो एक बुराई को दूर करने के लिए एक बुराई आ रही है। तो मनमोहन सिंह के कार्यकाल में अगर इतना अच्छा लोकतंत्र नहीं आया होता, इतना मजबूत, तो मोदी जी शायद नहीं आ पाते। अब तानाशाही आई है समस्याओं का समाधान करने के लिए। ये भी कोई अच्छी बात नहीं है तानाशाही, लेकिन अच्छी बात क्या है? अच्छी बात है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। जयप्रकाश गांधी, जयप्रकाश, इन लोगों ने जो लोकतंत्र का ढांचा दिया, सहभागी लोकतंत्र, लोक स्वराज, वो आदर्श स्थिति है। लेकिन हम लोग आदर्श स्थिति की ओर नहीं जा रहे हैं अगर हम लोग लोकतंत्र रूपी व्यवस्था को ढोते रहेंगे जो 70 साल तक चली आई। तो अव्यवस्था होगी, और अव्यवस्था होगी तो तानाशाही आएगी, जो भारत में आ रही है। बताइए आप इसमें क्या, आपका और कोई प्रश्न हो तो?
इसी में एक प्रश्न है, जब आप कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह इतने अच्छे प्रधानमंत्री थे और अभी मोदी जी को 10 साल होने वाले, मतलब दूसरा सत्र चल रहा था, तो आपने अभी से घोषित कर दिया कि वो आजीवन प्रधानमंत्री कैसे कहा, उनकी क्या पॉलिसी आपने अच्छी लगी? नहीं, आप ये बताइए कि वर्तमान समय में हम पिछले जो 70 साल से जो व्यवस्था चली आ रही थी उस व्यवस्था की तरफ तो लौटेंगे ही नहीं। अल्पसंख्यक तुष्टीकरण, हम नहीं लौटेंगे एकदम अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की तरफ। परिवार की सत्ता, माने जरा विचार करिए कि एक माने जो प्रधानमंत्री का दावेदार है, अगर वो उस माँ के पेट से पैदा न होकर दूसरी माँ के पेट से पैदा होता तो वो चपरासी ही बनता। क्या ये है? ये कोई लोकतंत्र नहीं है, ये तो गुलामी है पूरी तरीके से। हम पिछली राजनीतिक व्यवस्था को किसी भी हालत में नहीं आने देंगे। और इसलिए मेरा ये कहना ये है कि वर्तमान समय में मोदी जी को किसी प्रकार की कोई चुनौती तब तक नहीं है जब तक कोई जयप्रकाश सरीखे कोई आदमी सामने नहीं आता है, गांधी सरीखे कोई आदमी सामने नहीं आता है, तब तक मोदी जी को कोई चुनौती नहीं है और इसलिए वो आजीवन प्रधानमंत्री रहेंगे। ये मैंने कहा है। अब हम लोग आज की चर्चा को अब समाप्त करेंगे। प्रश्न तो बहुत आएंगे। कोई प्रश्न है तुम्हारा? इसमें भी है। हाँ, मेरा एक प्रश्न था। हेलो, हाँ बताइए। ये पूछ रहे थे कि आप बार-बार ये कहते हैं कि मनमोहन सिंह जी सबसे अच्छे लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री थे। हाँ, और मोदी जी को तानाशाह प्रधानमंत्री के रूप में आप हर समय पर कहते हैं। इसका कहने का आधार क्या है आपके पास? इसका आधार यही है कि मोदी जी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं और लोकतांत्रिक तरीके से समाधान हो नहीं सकता है। समाधान अगर होगा तो लोक स्वराज्य तरीके से होगा। तो अगर लोक स्वराज्य नहीं आएगा तो तानाशाही आएगी, या तो लोक स्वराज्य आगे और नहीं तो तानाशाही आएगी। लोकतंत्र ज्यादा लंबे समय तक चल नहीं सकता है, ये मोटी मोटी बात है। तो इसलिए वर्तमान समय में समस्याएं कुछ सुलझ रही हैं, तानाशाही आ रही है, ये बिल्कुल साफ दिख रहा है और इसका समाधान तो होगा लोक स्वराज्य, जो अभी दूर की कौड़ी दिख रही है अभी वर्तमान में। तो अब हम लोग और कोई बात कुछ? बैटरी लो हो गया। ठीक है, तो हम लोग आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। अगले सप्ताह रविवार को हम लोग 11 बजे फिर उपस्थित होंगे और विषय हम लोगों का होगा कि राज्य हमारा मैनेजर होता है कि कस्टोडियन। कस्टोडियन माने संरक्षक। तो संरक्षक की भूमिका क्या होती है, संरक्षक की मजबूरियां क्या होती हैं, संरक्षक और मैनेजर और मालिक में क्या अंतर होता है। ये तीन होते हैं, मालिक, कस्टोडियन, मैनेजर। तीनों की अलग अलग पहचान क्या होती है, भूमिका क्या होती है, वर्तमान समय में राज्य क्या है, ये विषय हम लोग अगले बार में रखेंगे। मालिक, संरक्षक और मैनेजर, इस विषय पर आज ही मैं एक लेख डाल दूंगा। 7 दिनों तक हम लोग फेसबुक पर चर्चा करते रहेंगे और हम लोग एक नया और शुरू कर रहे हैं कि आज से या कल से हम शुरू कर देंगे कि जो भी मैं लिख रहा हूँ विषय, इस विषय पर एक अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करा करके भी एक हम लोग शुरू करेंगे, कहीं फेसबुक या इसमें इंस्टाग्राम में। इंस्टाग्राम में हम लोग शुरू कर रहे हैं इंग्लिश वर्जन में। वहाँ भी लोग जुड़ सकते हैं हम लोग के साथ। वो पूरा विचारों का आदान प्रदान अंग्रेजी में होगा पूरा, उसका प्रश्न उत्तर भी अंग्रेजी में होगा। ये पूरा आपको एक नई सूचना दे रहे हैं।
अगले सप्ताह रविवार को 11 बजे आप सब लोगों के साथ और मिलेंगे। नया विषय मैंने आपको बता दिया है। नमस्कार।